नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पैसे की बड़ी खबर के साथ एक और आपके सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। बताएंगे आपको एक ऐसी गवाही सामने आई है जिसके बाद बीजेपी के सांसद की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है, तत्काल गिरफ्तारी भी हो सकती है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में महिला पहलवानों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर जाने पर मीडिया की ओर से फेक न्यूज फैलाया गया है। खुद बजरंग पुनिया ने दिया है करारा जवाब। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बताएंगे आपको कैसे कर्नाटका के अंदर धीरे धीरे भगवाकरण हटाया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को दे दी है क्लीन चिट। बताएंगे आपको भारत विरोधी नारे को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसके साथ में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है धमकी, जिसके बाद एनसीपी की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया है दोस्तों। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में विपक्षी एकता से अलग बीएसपी लड़ना चाहती है चुनाव। बताएंगे आपको किस तरीके का खुलासा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान को लेकर ओवैसी की ओर से तीखी आलोचना की गई है और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का उम्मीदवार होने पर मार दे गोली, इस तरीके से एक पत्र वायरल हो रहा है दोस्तों। बताएंगे विवाद का क्या है बड़ा कारण, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने देश के पहलवानों का समर्थन करते हैं और दोषी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और ऐसे में शिकायतकर्ताओं ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि पिछले साल मार्च 2022 में लखनऊ के अंदर एशियाई चैंपियनशिप ट्रायल के बाद जब टीम ने एक फोटो खिंचवाई तो इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के साथ में आकर खड़ा हो गया और गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। आपको बता दें कि 2007 से अंतरराष्ट्रीय रेफरी जगबीर सिंह ने इस तस्वीर को लेकर जानकारी दी है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि जब ये तस्वीर खींची जा रही थी तब वो बगल में खड़े थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी गवाही में पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है, यानी समर्थन किया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जगबीर सिंह ने फोटो का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनसे इस बारे में पूछताछ की है। रेफरी जगबीर सिंह 4 राज्यों में हुए इस तरीके के 25 से अधिक संभावित गवाहों में शामिल है दोस्तों। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि रेफरी जगबीर सिंह ने पुलिस जांच में सहयोग किया है। रेफरी जगबीर सिंह कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है और पहलवान तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बजरंग पुनिया बोले, कहा महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गई, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वे समझौता करने गई हैं। ब्रजभूषण की यही ताकत है, वह बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, पुलिस की हमें तोड़ने की कोशिश है। यानी दोस्तों जिस तरीके का गोदी मीडिया का रवैया है, कहीं न कहीं पहलवान भी परेशान है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बचाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही है। साथ साथ कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार के द्वारा जो सिलेबस में बदलाव किए गए थे उन्हें वापस से रिस्टोर किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटका के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि हमारी सरकार पिछली बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू की गई नई पाठ्यक्रमों के कुछ पाठों को हटाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ाई जानी चाहिए जिन्होंने वाकई राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। मंत्री ने कहा कि यदि आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं तो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इतिहास की किताबों में उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, न कि अपनी व्यक्तिगत वाले व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि अपने वैचारिक मुद्दे को पाठ्यक्रम में डालकर भाजपा अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद हमने फैसला लिया है कि इन सारे चैप्टर्स को बाहर निकाला जाएगा। दरअसल दोस्तों आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के बारे में जो चैप्टर था उसे हटाने का फैसला लिया गया है। साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद आरएसएस और ज्यादा बौखलाने वाली है। यानी पहले तो सिलेबस से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उसके बाद हेडगेवार को लेकर टिप्पणी की गई है और कहा गया कि हेडगेवार तो कायर और नकली स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में पाठ्यक्रम में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों कायर और नकली बताने के बाद अब इस पूरे मामले पर आरएसएस और बीजेपी के लोग बयान देंगे, ये बात तो पूरी तरीके से तय है। लेकिन कर्नाटका की राजनीति आगे और किस तरीके से सामने आएगी, आप तक सारी अपडेट आगे पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बारे में आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को बड़ी राहत दी है दोस्तों। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहाँ एक अदालत के समक्ष कहा कि जिन पहलवानों का उनके खिलाफ दायर शिकायत में जिक्र किया गया है उन्होंने किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता और अटल जनशक्ति पार्टी के प्रमुख की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। इसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने के लिए पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग
बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस ने कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा प्रदान की गई एक वीडियो क्लिप में सिख प्रदर्शनकारी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरीके का नारा लगा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वीडियो क्लिप की हमने समीक्षा की और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अज्ञात सिख प्रदर्शनकारियों का ये नारा था। पहलवान प्रदर्शनकारियों ने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। शिकायत की सामग्री और शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई वीडियो क्लिप में अभद्र भाषा का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवान इस क्लिप में ऐसा कोई नारा लगाते दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस की ओर से पहलवानों को क्लीन चिट दी गई है। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सचिन पायलट की नई पार्टी पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह महज एक अफवाह है। हमारी पार्टी के नेता सचिन पायलट ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि 11 जून यानी कल माना जा रहा था कि सचिन पायलट कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। हालांकि दोस्तों, केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, केवल अफवाहें फैलाई जा रही है। साथ दोस्तों, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को धमकी दी गई है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रिया सुले ने बताया कि शरद पवार को यह धमकी व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि आप तत्काल कार्रवाई करिए और अगर शरद पवार को कुछ भी होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय से शिकायत दर्ज करा दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल बनाया जा रहा है और उसके बाद शरद पवार को धमकी दी गई है, कहीं न कहीं एक राजनीतिक मामला हो सकता है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने का समय मध्य प्रदेश के अंदर बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार 2 दिन के बाद शुरू की जाने वाली है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है। दोस्तों, बीजेपी के नेता टिफिन पर चर्चा करते हुए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दिन रात अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देखते हैं बीजेपी को इससे कोई फायदा मिलता है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को मनाने में विफल होगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भी अपने मुहिम को शुरू करने जा रही है। 12 तारीख को प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। साथ साथ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर दावा किया गया है कि मायावती को बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। बीएसपी के पार्टी से जुड़े लोगों ने जानकारी दी है कि पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। किसी भी विरोधी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, बीएसपी की ओर से ये जो निर्णय लिया जा रहा है कि 2024 का चुनाव अकेले दम पर लड़ा जाएगा, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी एकता को कमजोर करेगा और उससे बड़ी बात यह है कि भाजपा को कम से कम 18 से 20 सीटों पर सीधा फायदा पहुंचने वाला है। साथ साथ को बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की औलाद वाला एक बयान दिया था, जिस पर ओवैसी की ओर से आलोचना की गई है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से कोल्हापुर व अन्य जगह पर हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा गया कि महाराष्ट्र में कुछ जिलों के अंदर औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई है। वे औरंगजेब की फोटो दिखाते हैं, रखते हैं और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज के अंदर दुर्भावना और ज्यादा पैदा होती है, तनाव पैदा होता है। ओवैसी ने इसी बयान पर देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की औलादे, मैं नहीं जानता था कि आप देवेंद्र फडणवीस इतने विशेषज्ञ हैं, तो फिर बताओ गॉडसे और आपे की औलाद कौन है। कुल मिलाकर दोस्तों, दोनों नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे शांति तो शायद संभव दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मणिपुर में हुई हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई ने डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल बनाया है, एसआईटी का गठन किया है। पिछले दिनों राज्य के अंदर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेती समाज की मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया, जिसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई थी। मणिपुर के अंदर आज तक कानून व्यवस्था को सही से स्टोर नहीं कर पाई है सरकार दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि आज भी इंटरनेट सेवाएं रद्द है और ऐसे में अब एसआईटी का गठन करना कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम तो जरूर है, लेकिन जांच कैसे होगी, कितनी जल्दी हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर जाएगा। साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ज्ञान भवन में बिहार राज्य हैंडलूम विभर्स सोसाइटी की ओर से आयोजित की गई बुनकर एवं अंसारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए सभी ने खून बहाया है, कोई भी किसी को भगा नहीं सकता और किसी के अधिकार नहीं छीन सकता। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार और लालू यादव के रहते किसी के बाप में दम नहीं कि ऐसा करे, लोगों को भगाए। हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। जो चाल चली जा रही है और जो साजिश रची जा रही है वो सभी जान रहे हैं। लालू जी ने जिस तरह से अडवाणी का रथ रोका था, उसी तरीके से इस बार 2024 के चुनाव के मद्देनजर मोदी का रथ हम बिहार में रोक कर दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी एकता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में यह लोग फिर से आ गए तो देश नहीं बचेगा। अभी तो क्या हाल है, 2 लोग देश को बेच रहे हैं, 2 लोग देश को
खरीद रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है और कई और मुद्दे उठाए हैं। साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने तमिलनाडु के एक मठ के प्रमुख के साक्षात्कार का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सेंगोल को लेकर किया गया दावा फर्जी है। यह दावा बेनकाब हो गया है कि ब्रिटिश शासन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड यानी सेंगोल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। रमेश ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित त्रिवतूर अधीनम मठ के प्रमुख के साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए कहा कि जब नेहरू को राजदंड भेंट किया गया था तो उस समय न तो लॉर्ड माउंटबेटन और न ही सी गोपालाचारी मौजूद थे। नेहरू को उनके आवास पर 14 अगस्त 1947 को यह राजदंड सौंपा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 28 मई को संसद में नए उद्घाटन के दौरान राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया था, जिसके बाद जयराम रमेश की ओर से चुनौती देते हुए बीजेपी के नेताओं से कहा था कि आप लोग प्रूव करिए कि ये सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक चिन्ह है। कुल मिलाकर भाजपा के लोग कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दे पाए दोस्तों, लेकिन अब इस पूरे मामले पर बहस लगातार जारी है। साथ साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री को पिछले एक साल से विवादों में देखा जा रहा है। अब कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के खिलाफ झोरवाड़ा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित विलायत हुसैन ने जयपुर के झोरवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि 50 लाख लेने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाने वाले जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने आखिरकार अब साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। बिहार में विपक्षी एकता की नई पटकथा लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 की लड़ाई को लेकर 23 जून को पटना के अंदर महा बैठक होगी। पहले 11 जून को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब तारीख तय है कि कौन कौन आएगा, ये बात भी लगभग तय हो चुकी है, लेकिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को बुलावा नहीं भेजा गया है। इस समय बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार चल रही है और जीतन राम मांझी के बेटे राज्य सरकार के मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से अपनी मुलाकात लगातार जारी है। उन्होंने अमित शाह से कई दिन पहले मुलाकात की थी और उसके बाद दावा किया था कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करते रहेंगे, लेकिन लोगों को पता है कि कैसे जीतन राम मांझी पलटी मारते हैं और ऐसे में दोस्तों विपक्षी एकता की बैठक से दूर रखा गया है। कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शिवराज का पाप का घड़ा भर गया है। डबल इंजन से चल रही झूठ की मशीन, कमलनाथ का सीएम पर तंज। मुख्यमंत्री चौहान पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि आखिर 5 महीने में शिवराज की झूठ की मशीन डबल इंजन स्पीड से चल रही है। सोच रहे हैं कि घोषणा करके अपने पापों को धो देंगे, लेकिन इनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। साथ साथ दोस्तों कल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर महारैली का आयोजन किया हुआ है। मोदी सरकार के काले अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी की महारैली इस तरीके से पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में लिखा गया कि इस तानाशाही के खिलाफ सभी एकजुट होने के लिए पहुंचे। 11 जून 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ये महारैली होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर ईडी के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, यानी चुनाव के लिए अब कुछ दिनों का समय बचा हुआ है, तो छापेमारी को और तेज कर दिया गया है। राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी के छापे अप्रत्याशित हैं। अशोक गहलोत जिले के खंडेला में राजस्थान सरकार के महंगाई राहत शिविर के आयोजन कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। ईडी ने 5 जून को रिट और सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में राजस्थान के 27 ठिकानों पर छापेमारी की है। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार देश में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। मेरा अनुभव कहता है कि जहां भी चुनाव होने हैं वहां एजेंसियों को सूचित कर दिया जाता है कि आप लोग कार्रवाई करिए। कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान में हो रही कार्रवाई और इसकी टाइमिंग कहीं न कहीं नए सवालों को जन्म देती है। साथ साथ दोस्तों बिहार के सुल्तानगंज अगुवानी पुल के ध्वस्त होने के बाद अब सियासत जारी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पुल गिरने के मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सम्राट चौधरी पुल गिरने के बाद निरीक्षण करने पहुंचे। शुक्रवार को ट्विटर पर बयान जारी करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी का उम्मीदवार होने पर मार दे गोली धमकी का पत्र जारी करते हुए कई आरोप लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान होते ही राजनीति शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही सत्ता पक्ष को धमकियों के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी नामांकन से पीछे नहीं रहे। सूत्रों के मुताबिक सभी बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए तत्काल नामांकन दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों सांसद कमलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अपने साथ 4 दिवसीय आवास के लिए कई नेताओं के
साथ पहुंचे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा वो इलाका है जहां पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और एक दिन के बाद प्रियंका गांधी की क्योंकि रैली होने वाली है तो छिंदवाड़ा के अंदर कार्यक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। साथ साथ पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत का ऐलान हो चुका है। 8 जुलाई 2023 को प्रदेश के अंदर लगभग 5.5 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इतनी बड़ी आबादी 22 जिलों के अंदर 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की 6,32,000 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 11 जुलाई को होगी। बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जितने ज्यादा उम्मीदवार जिस पार्टी के जीतेंगे उसका कैडर उतना ज्यादा मजबूत होगा। साथ साथ दोस्तों बंगाल में आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में अनियमितताएं सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार से मामले पर जवाब मांगा गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग के बयान बदला। निर्भया की मां ने उठाए सवाल। निर्भया की मां आशा देवी ने पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मामले में ठीक से जांच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को न्याय नहीं मिला। आशा देवी ने कहा कि इस मामले में राजनीति की वजह से पहलवानों को और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़ा तो सिमट गई छोटी पार्टियां। 10 साल में जेडीयू का सबसे ज्यादा यू टर्न रहा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके के एजेंडे हावी होने वाले हैं इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जेडीएस को जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी कई पार्टियों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन अभी मजबूत दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्षी पार्टी जिन जिन राज्यों के अंदर मजबूत है उसमें डीएमके पार्टी तमिलनाडु में भाजपा के लिए काफी बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनौती है। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नहीं घुसने देगी। ये बात पूरी तरीके से तय दिखाई देती है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन कम से कम 20 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। साथ साथ बिहार के अंदर महागठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है और उड़ीसा के अंदर भी बीजेपी के सीटों में कुछ खास इजाफा होना काफी मुश्किल है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में 5 राज्यों के अंदर छोटी पार्टियों की सरकार है जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में विपक्षी दलों की सरकार है। दरअसल दोस्तों देश भर के अंदर लगभग 38% वोट क्षेत्रीय पार्टियों को मिलता है और ऐसे में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ में लाएगा चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी उसी को 2024 में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। देखते हैं गठबंधन किसका सबसे ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि बिहार के अंदर 23 जून को होने वाले बैठक से कुछ न कुछ बड़े संकेत जरूर सामने आने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस जबलपुर में प्रियंका गांधी के दौरे से पहले प्रचार में जुट गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जी कमलनाथ जी के साथ 12 जून को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचंड विजय शंखनाद करेंगी। आ रही है कांग्रेस, आ रहे हैं कमलनाथ, इस तरीके का नारा दिया गया है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने पर लगा था 25,000 का जुर्माना। अब केजरीवाल ने कोर्ट में दायर कर दी याचिका। पिछले आदेश में गुजरात हाईकोर्ट ने एक तरफ पीएमओ को प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक न करने को बोला था तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का मामला भी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। सीएम की तरफ से इस मामले पर एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया कि वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की डिग्री मौजूद ही नहीं है। ऐसे में पिछले आदेश का फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री के डिग्री का बड़ा मुद्दा बना रही है। दोस्तों साथ साथ देश में इस वक्त धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। इसको लेकर नेताओं के बयान भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी नियाज खान ने बड़ा बयान दिया है। नियाज खान ने कहा कि धर्मांतरण के लिए बॉलीवुड जिम्मेदार है और यह सब वहीं से शुरू हुआ है। धर्मांतरण को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आईएएस अधिकारी नियाज खान ने कहा कि धर्मांतरण बिल्कुल सही नहीं है। धर्मांतरण की शुरुआत बॉलीवुड से हुई है। जहां बड़े फिल्मी सितारों ने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया वहां आज भी सब ऐसा कुछ हो रहा है। खान ने अपने धर्म को अन्य सभी धर्मों से ऊपर रखना और दूसरे धर्म को छोटा समझकर अपने धर्म में शामिल होने के लिए बुलाना बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयान दिया है। दोस्तों नियाज खान जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं इससे स्पष्ट हो चुका है कि वो काफी ज्यादा भाजपा के करीब जाते जा रहे हैं। साथ साथ हरियाणा के अंदर सुनवाई नहीं तो तेज होगा आंदोलन। खट्टर सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन मांगों को लेकर सरकार ने सहमति जताई थी या जिन बिंदुओं पर समझौते हुए थे अब उन्हें भी लागू किया जाना चाहिए वरना आंदोलन और ज्यादा तीखा होगा और ज्यादा बड़ा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा के अंदर पहले पहलवानों का आंदोलन जारी था, उसके बाद किसानों का आंदोलन हुआ और उसके बाद अब ये जानकारी आ रही है जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से भी आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों 2024 के अंदर चुनाव कराए जाने को लेकर चर्चाएं चल रही है लेकिन जिस तरीके के आंदोलन हरियाणा में हो रहे हैं शायद भारतीय जनता पार्टी 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव करवाने से पहले 10 बार सोचे। आप लोग की जो भी
राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है, जबकि वर्षा गायकवाड़ को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कई सारे बदलाव किए गए हैं। बाला साहब थोराट को हटाकर मुंबई के अंदर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एक नए नेता को। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अगर एक भी खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।